गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे से अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे होंगे। स्टडी सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, पिछले क्लास जो था हम लोग पढ़े थे जनजातीय लोगों का वर्गीकरण, ठीक है। लेकिन पिछले वाले क्लास में जो था हम लोग वर्गीकरण देखे थे 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में जिलेवार जनसंख्या, ठीक है। इसके साथ ही हम देखें तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजातियों का एवं उनके प्रमुख क्षेत्र और भारत में जो है जनजातियों के भौगोलिक वर्गीकरण किए थे और जनजातियों के सांस्कृतिक वर्गीकरण किए थे। लेकिन जो हम लोग का ये तीसरा चैप्टर है, इस चैप्टर में जो है हम लोग को देखना है कि जनजातीय लोगों का आर्थिक वर्गीकरण तो है, लेकिन किस आधार पे है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे शिकारी है, दूसरा खाद्य संग्रह, घुमंतु, स्थानांतरित, खेतिहर, कृषक तथा दस्तकार जनजातियाँ, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग को जो है इन कुछ आधार को लेकर जो है आर्थिक वर्गीकरण करना है, ठीक है। तो आज के चैप्टर में हम लोग इन्हीं को थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग का जो क्लास होता है ना वो काफ़ी लेट से स्टार्ट होता है, जिस वजह से क्या होता है कि हम लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है ना। पिछले बार भी आप लोग देखे थे कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए जो है हम लोग आप लोग को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवाकर और आपका पढ़ाई को अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जिस समय ऑफलाइन जिस समय आप लोग क्लास स्टार्ट होगा है ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि हम आप लोग को बस थोड़ा थोड़ा भी समझाएंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आता चला जाएगा। इसीलिए आप लोग क्लास को जरूर अटेंड करें, जरूर सुनिए, एक बार, दो बार, तीन बार। इसीलिए तो सबसे अच्छा है ऑनलाइन, जब आपको समय मिले तो आप आराम से निकाल कर और सुन लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। और पहले क्या होता था कि क्लास जब स्टार्ट होगा तब आप लोगों का पढ़ाई होता था, लेकिन अभी है ना, तो इस माध्यम से जो है आपका सोशियोलॉजी का क्लास अच्छे से निरंतर चलता रहेगा। चलिए ठीक है। और हाँ, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम प्रत्येक दिन वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए क्लास के लिए है ना, तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और बेल आइकन भी दबाइए, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि संसार के, ठीक है, संसार के सभी जनजातियों के आर्थिक संगठन का संबंध अपने सीमित साधनों के द्वारा आजीविका की आवश्यकता पूर्ति करने से। अर्थात आर्थिक जो संगठन है ना, ये आर्थिक संगठन मुख्य रूप से क्या है, अपनी आजीविका, आजीविका मतलब वैसे वस्तु जिसके द्वारा हम इकट्ठा करके जिसकी आवश्यकता पूरा करके हम जीवित रहते हैं, है ना, उसी को जो है हम लोग आजीविका कहते हैं, या फिर जिसको हम लोग जिसके द्वारा हम अपनी उदर पूर्ति करते हैं, ठीक है। अर्थात हम देखें तो जनजाति का आर्थिक तथा सामाजिक जीवन एक दूसरे के पृथक नहीं हो सकता। अर्थात कोई भी व्यक्ति है तो उसकी आर्थिक आवश्यकता ही है और सामाजिक आवश्यकता भी, दोनों एक दूसरे के पूरक है। हमको समाज में भी रहना है, समाज में जीवित रहना है और आर्थिक क्रियाओं को भी करना है, ठीक है। प्रत्येक आर्थिक क्रिया परंपरागत नियमों और सामूहिक भावना से प्रभावित रहती है, जबकि दूसरी ओर स्वयं सामाजिक संगठन के एक ऐसा रूप देखने का प्रयत्न किया जाता है जिसे सीमित आर्थिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। कहने का तात्पर्य है कि जो आर्थिक क्रियाएं है ना, ये हमारे परंपरागत और सामूहिकता की भावना से प्रभावित हुई है। कहने का तात्पर्य है कि हर जनजाति का जो है अपनी अपनी अलग आजीविका है। जिस तरह से हम लोग जातियों में देखते हैं है ना, कि प्रत्येक जाति के जो लोग हैं उनकी जो है परंपरागत ट्रेडिशन वर्क है और वो समूह में सामूहिकता रूप भी जो है जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अर्थात हम देखें तो आर्थिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है, मतलब कि आर्थिक साधन जो होता है ना वो हमें प्रत्येक दिन आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर एक दो या दो दिन नहीं होता, ठीक
ठीक है। तो वास्तविकता यह है कि जनजाति के आर्थिक संगठन विशेषताएं हैं उनकी कठिन प्रकृति, पर्यावरण और भौगोलिक पृथक्करण का एक परिणाम है। ठीक है, अर्थात जो आर्थिक संगठन है ना, इसकी विशेषता भी है और उनके लिए कठिन प्राकृतिक, पर्यावरण एवं भौगोलिक पृथक्करण का ही परिणाम है। कहने का तात्पर्य है कि ये प्रकृति के साथ जुड़कर और भौगोलिक पृथक्करण ये परिणाम है कि इनका अलग अलग हर क्षेत्रों का जो है जनजाति का आजीविका भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, किसी का जो है जंगल से फल फूल निकालकर और अपनी आजीविका उपार्जित करते हैं, कोई जो है वो इमारती लकड़ियों के द्वारा। ठीक है, कुछ जनजाति हैं जो वहाँ के जो जीव होते हैं जैसे सांप है, बंदर है, भालू है, उनको पकड़कर और मदारी का खेल दिखाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जनजाति हैं जो घुमंतू हैं, कुछ ऐसे जनजाति हैं जो कृषक भी हैं, कुछ ऐसे जनजाति हैं जो क्या करते हैं, शिकार करके और अपना उदर पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ जनजाति हैं जिनके द्वारा अपनी आर्थिक क्रियाओं को पूरा करते हैं। ठीक है, जनजाति के आर्थिक क्रियाशील की प्रमुख विशेषताएं भी हैं। तो ये परिचय के रूप में आप लोग को समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या है, आखिर अर्थव्यवस्था का क्या महत्व है। तो देखिए यहाँ क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था जो है, बहुत से विद्वान यह मानते हैं, ठीक है, जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि अर्थव्यवस्था का संबंध मुद्रा और कीमत की व्यवस्था से होता है। इस दृष्टि से आदिवासी समाजों में मुद्रा और कीमत के अधिक महत्व न होने के कारण उनकी आर्थिक व्यवस्था की विशेषता होने का दावा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री भी है, समाजशास्त्री भी है, जो यह मानते हैं कि मुद्रा और कीमत की व्यवस्था जो है आपका अर्थशास्त्र है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जनजातियों में मुद्रा और कीमत का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, और वो अपनी आवश्यकताओं को जो है खुद से ही पूरा कर लेते हैं, बहुत अधिक मुद्रा की उनके पास उपयोगिता नहीं होती है। वास्तव में यह धारणा उसी तरह भ्रमपूर्ण है जैसे कि यह धारणा बिना राज्य के राजनीतिक नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन आदिवासी समाजों में अर्थव्यवस्था एक स्पष्ट विद्यमान है और इसका संबंध एक विशेष पर्यावरण में सीमित घटनाओं द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, अर्थात सीमित आवश्यकताओं द्वारा जो है ना उनकी आवश्यकता पूर्ति करती है, लेकिन उतनी मुद्रा की आवश्यकता या उनके अधिक महत्व न होना नहीं है। ठीक है, कुछ आधार आवश्यकताएं अवश्य होती है। जैसे हम देखें तो मतलब कुछ आवश्यकताएं हैं, जैसे हम देखें तो भोजन, वस्त्र, आवास, इस तरह की आवश्यकताएं हैं, लेकिन इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है और उन्हीं के संगठन द्वारा हम अर्थव्यवस्था करते हैं। अर्थात जो हमारी आवश्यकता होती है, जनजाति के लिए तो उतनी आवश्यकता नहीं है मुद्रा की, लेकिन आर्थिक जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, उसका एग्जाम्पल रूप में देते हैं कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जैसे हम देखें तो भोजन है, वस्त्र और आवास है, इनकी आवश्यकता है और इनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मनुष्य के द्वारा जो प्रयत्न किए जाते हैं, ठीक है, जो प्रयत्न किए जाता है उसी संगठन को हम जो है क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, इसकी आवश्यकता को पूरा करने का जो प्रयत्न करते हैं, इसी संगठन को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए मजुमदार और मदान जो हैं उन्होंने क्या बताया है कि जीवन की प्रतिदिन अधिकतम आवश्यकताओं को कम से कम प्रयत्नों द्वारा पूरा करके मनुष्य संबंधी मानवीय प्रयत्नों को नियमित और संगठित करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, अर्थात जो दिन प्रतिदिन की जो हमारी आवश्यकता है ना, उसको कम से कम प्रयत्नों द्वारा पूरा करके मानवीय संबंधों तथा मानवीय प्रयत्नों को नियमित और संगठित करना ही जो है अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, मतलब प्रयत्न करना चाहिए कि हमें प्राप्त हो जाए। दूसरे शब्दों में देखिए यहाँ पे क्या बताते हैं कि अपनी असीमित आवश्यकताओं से अपनी
असीमित आवश्यकताओं से अपनी असीमित आवश्यकताओं से सीमित साधनों द्वारा, ठीक है, सीमित साधनों द्वारा अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के संगठन प्रयत्नों को ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, मतलब कि अपनी जो सीमित आवश्यकता है ना, उसमें अधिक से अधिक आवश्यकता को पूरा करने के संगठन का प्रयत्न जो करना है उसी को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। राल्फ पिल्डिंगटन है ना, पिंडिंगटन है, उन्होंने देखिए क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि आर्थिक व्यवस्था जिसकी उद्देश्य लोगों के भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है, जो भौतिक आवश्यकता है उसको संतुष्ट करना, उत्पादन को संगठन करने, वितरण पर नियंत्रण रखने तथा एक समुदाय में लोगों के स्वामित्व संबंधी अधिकारों और दावों के निर्धारण करने से संबंधित होता है। अर्थात उत्पादन को जो संगठित करते हैं और उसके वितरण को नियंत्रित रखने के समुदाय को जो है ना, इन्होंने अर्थव्यवस्था समझा। बियरस्टेड है ना, बिल्स और हाइजर, इन्होंने देखिए क्या बताया है, इन्होंने बताया कि आर्थिक संगठन उन व्यवहारों का एक प्रतिमान संगठन है जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित होता है ना। मतलब बहुत अच्छा परिभाषा दिया गया है कि आर्थिक संगठन जो है व्यवहारों के प्रतिमानित संगठन, जिसमें हम देखें तो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन किया जाता है ना, उत्पादन करना, वितरण करना और उपभोग से संबंधित होता है, उसी को जो है हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, रूल्स और रुथ बुंजेल हैं, उन्होंने बताया कि भौतिक अस्तित्व की समस्याओं से संबंधित व्यवहार के संपूर्ण संगठन का नाम जो है ना, नाम ये अर्थव्यवस्था है। अर्थात भौतिक जो अस्तित्व की समस्याओं से संबंधित, मतलब जो हमारे भौतिक की आवश्यकता है ना, उनसे संबंधित सभी को, संपूर्ण को अर्थव्यवस्था कहते हैं। लूसी मेयर है, लूसी मेयर जो है, उन्होंने क्या बताया कि अर्थव्यवस्था का संबंध उन समस्त कार्यकलापों से है जिससे लोग अपने भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार के साधनों का व्यवस्था करते हैं। उनके विभिन्न उपयोग में से कुछ को इसलिए चुनते हैं जिससे परस्पर विरोधी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीमित साधनों के समुचित बंटवारा किया जा सके। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो अर्थव्यवस्था है ना, उसमें अपनी भौतिक आवश्यकताएं हैं। अब इस भौतिक में भौतिक भी हो और अभौतिक दोनों के साधनों की व्यवस्था को जो है इन्होंने अर्थव्यवस्था माना है। निम्न में देखिए बता रहा है कि इस परिभाषा को स्पष्ट होता है, ठीक है, मतलब इन सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि जीवित रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, है ना, अनेक प्रकार के व्यवहार और क्रिया करता है। इन क्रियाओं के दौरान वह जिन साधनों का प्रयोग करता है वे इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का प्रकृति और संस्कृति पर्यावरण कैसा है ना। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति हैं उनको जीवित रहने के लिए बहुत सारे वस्तुओं की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। ठीक है, वो व्यवहारिक हो या क्रियात्मक हो। ठीक है, अर्थात हम देखें तो व्यक्ति को प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण कैसा है, ये जो है हम उसके पर्यावरण के आधार से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अर्थात पर्यावरण की अधिक जटिलता की दशा में अर्थव्यवस्था एक जटिल रूप में ग्रहण कर लिया गया है। जो प्रकृति है, ठीक है, इसकी बहुत अधिक जटिलता को ग्रहण कर लिया गया है, जिसकी वजह से जनजातीय समाजों के प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर अधिक होने की संस्कृति विशेषता को सरल है और प्रकृति को बहुत अधिक ग्रहण करने की वजह से जो है ना, प्रकृति को बहुत अधिक ग्रहण करने की वजह से जो है जनजातीय समाजों में कि प्रकृति पर्यावरण को निर्भर अधिक होने की संस्कृति विशेषता सरल होने के कारण अर्थव्यवस्था सरल है। और प्रकृति से जो वस्तु मिलती है वो चीप एंड बेस्ट रहता है, उसके लिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। शुद्ध हवा चाहिए, पेड़ पौधा से मिल जाता है ना, कंदमूल चाहिए तो भी हमें सरलता से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जो है जनजातियों का जो अर्थव्यवस्था है उसको हम लोग सरल अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, अर्थात
कहता है कि एक बड़ी सीमा, ठीक है, एक बड़ी सीमा तक प्राकृतिक दशाओं से प्रभावित रहती है और यही कारण कि आदिवासी समाजों में उपभोग की प्रतिमान, उत्पादन के स्वरूप, विनिमय के तरीकों तथा विवरण की पद्धति विशेष प्राकृतिक संस्कृति पर्यावरण सीमित साधनों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। अर्थात इनके लिए जो आवश्यकता होती है वो प्राकृतिक से होता है, प्राकृतिक आसानी से हमें प्राप्त हो जाती है, इसीलिए इनकी संस्कृति को भी जो ना प्राकृतिक पर्यावरण से साधन माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में जो है जनजातियों के आर्थिक संगठन की सामान्य विशेषता है। इनकी जो आर्थिक संगठन है, ठीक है, इसके सामान्य विशेषता अर्थात कैरेक्टरिस्टिक क्या है इकोनॉमिक, है ना। तो प्राकृतिक जनजातीय आर्थिक संगठन के जो सामान्य कुछ विशेषता है उनमें पहला जो विशेषता है, ठीक है, वो है आपका प्रकृति पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ नेचर। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था का संबंध चाहे कृषि से हो, चाहे शिकार अथवा दस्तकारी, ठीक है, जनजातीय आधारों पर भी मुख्य रूप से प्रकृति पर निर्भर होते हैं। अर्थात जनजातीय जो जीवन आज भी जो है मुख्य रूप से प्रकृति पर ही निर्भर है और उन्हें एक विशेष क्षेत्र के अंदर सुविधाएं अथवा कच्चा माल प्राप्त होता है और उसी के द्वारा जो है ना जीवन निर्वाह करते हैं। वास्तविक में यह है कि आर्थिक विकास का स्तर प्राकृतिक सुविधाओं और कठिनाइयों द्वारा स्वयं निर्धारित हो जाती है। उन्हें इसलिए एक विशेष प्रयत्न करने नहीं पड़ते। कहने का तात्पर्य है कि ये जो है जनजाति लोग है ना, वे कृषि हो, चाहे शिकारी हो, दस्तकारी हो, दस्तकारी मतलब जो अपने हाथ से बनाते हैं। जैसे हम देखें तो बांस के जो बर्तन बनाते हैं, सूप होता है, डलिया होता है ना, बड़े बड़े और भी वस्तु रखने वाला सामान रखते हैं, बनाते हैं, है ना। तो वो जो है उनको आसानी से जो है सुविधा मतलब आसानी से उन्हें प्राप्त हो जाते हैं कच्चा माल और उसी के द्वारा जो है अपनी आजीविका उपार्जित करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है धर्म और जादू टोना का महत्व। इन जनजातियों में जो है हम देखें तो धार्मिक कृति में आपका जो है देखें तो जादू टोना, है ना, अर्थात धार्मिक कृतियों में जादू और जादुई क्रियाओं की सहायता लेते हैं और उनसे विश्वास होता है कि अनुपस्थिति में शिकार और कृषि में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। अर्थात यदि जो इनके कुल देवता होते हैं, जो इनके धर्म होता है ना, उनके अनुपस्थिति मतलब उनको यदि वो हमारे खुश नहीं होंगे तो हमारे कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। इसलिए इनमें हम देखें तो धर्म भी होता है और जादू टोना भी होता है। ठीक है, ये दूसरी इनकी डिफिनीशन है। तीसरा देखिए बताता है कि उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं। ठीक है, अर्थात प्रोडक्शन ऑफ द सेक ऑफ कंज्यूमेशन। अर्थात जनजातीय अर्थव्यवस्था में किसी आर्थिक क्रिया का संबंध उपभोग से होता है। ठीक है, उपभोग करना मतलब उसको सर्व करना, उसको यूज करना, संचय अथवा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ही। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है जनजाति अपनी अनिवार्य वस्तुओं से संबंधित पदार्थों को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। ठीक है, अर्थात अपने पदार्थ को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो है ना उसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते हैं और ऐसे वस्तु का उत्पादन बहुत कम करते हैं जिन्हें बेचकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मतलब वो बहुत कम ऐसे वस्तु को उत्पादन करते हैं जिससे वो लाभ प्राप्त करे, पैसा। वो क्या होता है कि अपने वस्तु को विनिमय करते हैं, वस्तु का आदान प्रदान कर देते हैं। ठीक है, मतलब वस्तु को द्वारा जो है ना वो अपने आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेते हैं पदार्थ। इनके जीवन, इनके जो समाज है जनजातियों का, यहाँ पे मुद्रा के न्यूनतम उपयोगिता मतलब मिनिमम यूज ऑफ करेंसी, पैसा के बहुत कम उपयोगिता होती है, बहुत कम वैल्यू होता है। देखिए तो कुछ समय पहले जनजाति है ना, कुछ समय पहले तक जनजाति में मुद्रा का बिल्कुल भी प्रचलन नहीं था ही नहीं पैसा को वैल्यू। लेकिन आज भारत की जनजाति कुछ ना कुछ मात्रा में मुद्रा का उपयोग अवश्य करती है, लेकिन इसकी मात्रा आज भी बहुत कम है। आज भी जो है ना इनके पास पैसा के बहुत अधिक वैल्यू नहीं है। जनजाति में वस्तु विनिमय अर्थात बार्टर सिस्टम है ना, मतलब वस्तु विनिमय के द्वारा, बार्टर सिस्टम के द्वारा वो काफी प्रचलित है। वस्तु को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं और आवश्यकता को पूर्ति वस्तुओं को के अदला बदली से ही पूरी कर ली जाती है।
यही कारण है कि जनजातीय क्षेत्रों में बाजार का कोई संगठन रूप देखने के लिए नहीं मिलता है। और इसीलिए आप देखे होंगे कि जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पे बाजार काफ़ी दूर दूर लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आवश्यकता को जो है ना वस्तु विनिमय के द्वारा पूरा कर लेते हैं। ठीक है। पांचवा है विशेषीकरण का अभाव, है ना, लेक ऑफ स्पेशलाइजेशन। आर्थिक क्रियाओं, देखिए यहाँ इसमें क्या कहता है कि आर्थिक क्रिया के क्षेत्र में व्यक्तियों का ज्ञान सामान्य होता है और विषय की स्वीकृत नहीं होता है। अर्थात यहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता है, सब सामान्य होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो सभी कार्य को कर लेता है उसको हम लोग जो है सामान्यीकरण करते हैं, विशेषीकरण का नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपने जीवन की लगभग सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेता है। मतलब उसे बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ता है, अपने से खाना बनाना, अपने से खेती बाड़ी करना, हर प्रकार का वह काम जो है वो खुद से ही कर लेता है। वह अन्य व्यक्तियों पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है। और इसीलिए जो है आदिवासियों की आवश्यकता सीमित होती है और अपने जीवन में परंपरागत महत्व होता है। इसीलिए जो है ये काफी परंपरागत होते हैं और नवीन ढंगों के संदेह की दृष्टि से कौन देखते हैं। अर्थात हम देखें तो आज भी जनजातियों में जो है हम लोग जो भोजन गैस पे बनाते हैं, परंतु जनजातियों में गैस वगैरह का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना परंपरागत कार्यों को ज़्यादा पसंद करते हैं। जिस तरह से देखें अपना जो है भोजन बनाना है तो आग जलाकर लकड़ी से और उसको भोजन तैयार करना। ठीक है। और जो तेल होता है जो हम लोग देखते हैं मार्केट में मिलता है ना, सरसों तेल, तो वे लोग क्या करते हैं, वो अपने खुद से सरसों को उत्पादन करते हैं और उसको पिरवा कर और उसको यूज करते हैं तेल निकाल कर। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका सामूहिकता है। अर्थात हम देखें जनजातियों की अर्थव्यवस्था में सामूहिकता का सहकारिता का एक प्रमुख गुण है। अर्थात जनजाति में बहुत सभी एक जगह पे स्थिर होकर, अर्थात समूह में होकर और जो है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। अर्थात एक दूसरे को सहयोग करते हैं और ये सहयोग जो है ना बहुत अधिक उनके लिए उपयोगी सिद्ध होता है। सामूहिकता केवल उत्पादन के समय ही दृष्टि नहीं बल्कि जनजातियों में उपभोग और विनिमय के अक्सर सामूहिक आधार पर ही होती है। अर्थात ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है उत्पादन के क्षेत्र में नहीं, अन्य क्षेत्र में, मतलब सभी क्षेत्रों में जो है ना वहां पे हमें देखें तो सामूहिकता हमें देखने के लिए मिलता है। जनजातियों में देखें तो स्थिरता भी है। ठीक है। स्थिरता भी मिलती है, स्टेबिलिटी। अर्थात हम देखें तो जनजातियों में प्रौद्योगिक ज्ञान बहुत पिछड़ा हुआ होने के कारण इनकी अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिरता पाई जाती है और स्थिरता का इससे अधिक स्पष्ट रूप क्या हो सकता है। मतलब हम देखें तो ये बहुत अधिक और प्रौद्योगिकी का यूज नहीं करते हैं बल्कि बस अपना जो है उसी में वो खेती बाड़ी कर लेते हैं। उन्हें ट्रैक्टर की और हार्वेस्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती, जो है उसी में अपना खेती बाड़ी कर लेते हैं। ठीक है। अतः देखें तो जनजाति आज भी स्थानांतरित खेती और जमीन खोदने के आदिम साधनों को ही अपने लिए अधिक उपयोगी समझते हैं और अर्थव्यवस्था की स्थिरता होने के कारण एक प्रमुख कारण उनमें किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। मतलब इनमें किसी प्रकार कोई कंपटीशन नहीं होता है कि वो बहुत अमीर है या वो बहुत वीक है, एकदम नॉर्मल होता है। हर व्यक्ति जनजातियों में देखे तो बड़ा व्यक्ति भी जो होता है वो भी उनके बीच में जाता है और जमीन पे जो चटाई होता है उसके ऊपर बैठकर भोजन करता है। उसके लिए कोई डिनर अपना जो है डाइनिंग टेबल और विशेष रूप से कोई व्यवस्था नहीं होता, वहां पे सब एक समान के समान होते हैं। ठीक है। आठवां जो है उद्योग का अभाव। ठीक है। अर्थात हम देखें तो ये जो लोग होते हैं जनजाति, इनके ये उद्योग वगैरह में नहीं बल्कि सिर्फ अपने क्या करते हैं, अपने हाथ के द्वारा बनाए हुए वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जैसे हम देखें तो अर्थव्यवस्था में घरेलू उद्योग जैसे टोकरी बनाना, रस्सी बनाना, चटाई, बर्तन बनाना, सूत काटना, है ना, आदि प्रमुख क्रियाएं करते हैं और जिसके द्वारा जो है अपनी आवश्यकता को भी पूर्ति करते हैं व्यक्तिगत रूप से। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे जनजातियों में जीवन यापन के प्रतिमान। ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग अगले क्लास में जो है इसको पढ़ेंगे जनजाति को जो जीवन यापन है, अर्थात किस रूप में वे जीवन
वो अपने व्यतीत करते हैं, उनका पैटर्न क्या है, उनका प्रतिमान क्या है, किस रूप में रहते हैं, इस चीज़ को जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग जो है इसको रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, जो समझ में नहीं आएगा उसको एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।